हेलो क्लास 11th, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर किया था। हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या होता है कंडक्टिंग पार्ट, क्या होता है एक्सचेंज पार्ट। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बेटा अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ बेटा वो लेक्चर एक बार देखें और फिर उसके बाद ये लेक्चर देखें तो अपने आप समझ आएगा, है ना। तो चैप्टर को मैं इसलिए वीकेंड में ला रहा हूँ क्योंकि आप वीकेंड में फ्री रहते हैं, है ना। और वीकेंड में जब फ्री रहते हैं तो एक चैप्टर पढ़ने में क्या जा रहा है, इससे हमारा सिलेबस भी थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, हमारा सिलेबस टाइम से कवर होगा। इसीलिए ही जो लेक्चर्स आ रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, इसको सीरियस लीजिए, है ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर कर लिया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, है ना, कि ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म होता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, क्या मतलब होता है इंस्पिरेशन, क्या मतलब होता है एक्सपायरेशन, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट तक में हर बार की तरह मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको ये टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ नोट कीजिए, जहां मैं रिवाइज कराऊंगा आप भी मेरे साथ बोलिए, है ना। मत देखिए आगे अगल बगल कौन बैठा है नहीं बैठा है, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वैसे ही आपको ये टॉपिक आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है ब्रीथिंग, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मैकेनिज्म है ये, ब्रीथिंग एक पार्ट है ब्रीथिंग, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ब्रीथिंग होता है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक टॉपिक है उसमें, शायद वो मैंने नहीं कराया वो टॉपिक, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, वो मैं करा दूंगा, चिंता मत कीजिए, इसी मैं आगे की तरफ करा दूंगा। तो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा होता है ब्रीथिंग, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में दो चीज होता है ना। ब्रीथिंग में दो चीज होता है या दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग इनहेलेशन, एक मिनट, एक को हम बोलते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब सांस लेना, ठीक है, और एक्सहेलेशन का मतलब सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, सांस बाहर छोड़ना। ठीक, इनहेलेशन का मतलब सांस लेना और एक्सहेलेशन का मतलब सांस बाहर छोड़ना, यही होता है ब्रीथिंग। इसी को तो ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना, ये क्या है? ब्रीथिंग है ना। तो अरे यार इसका बैटरी भी कम है और मैंने चार्ज में भी लगाया है, तो कोई बात नहीं, जहां मुझे लगेगा मैं चेक करता रहूंगा, चिंता मत कीजिए। जहां मेरे को लगेगा आवाज़ चली गई मैं वहां से कंटिन्यू कर दूंगा। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब सांस लेना और एक्सहेलेशन का मतलब सांस बाहर छोड़ना, यही होता है। इनहेलेशन के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। और एक्सहेलेशन को बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब सांस लेना या फिर इनहेलेशन बोल लीजिए, एक्सपायरेशन का मतलब सांस बाहर छोड़ना, है ना, या फिर एक्सहेलेशन भी बोलते हैं इसके लिए। इतना क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से ले चलूंगा मैं आपको, ज़्यादा मैं आपको ऐसे ऐसे शब्द यूज़ नहीं करूंगा जो आपको समझ ना आए। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग, इसके लिए थोड़ा सा निश्चिंत रहिए कि इसके लिए निश्चिंत रहिए आप थोड़ा सा, कि मतलब कि आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये सब बात भूल जाइए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोट करते जाइए और दिमाग में बिठाते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें बॉयल्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हटाइए वो सब वो सीधा बताता हूं मैं आपको। कहता है कि जो प्रेशर जो है, प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, एक फिक्स टेम्परेचर पे।
एक फिक्स टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बताता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, वैसे भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये चीज। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि जब आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, जब आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जब आप वॉल्यूम को कम करेंगे, सॉरी सॉरी, हाँ, जब आप वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ सही है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये है बॉयल्स लॉ। अब इसी मैकेनिज्म पे हमारा लंग्स वर्क करता है ना। तो ये लिख सकते हैं, आवर लंग्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक। चलिए, कैसे करता है, कैसे करता है, तो उसको करने के लिए मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा लंग्स का व्यू दिखाऊंगा कि लंग्स के चारों तरफ है क्या, आगे क्या है, पीछे क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखिए मैं जैसे मान लीजिए ठीक, मान लीजिए ये रिब्स है ना, ये रिब्स ये क्या है, रिब्स है ना, रिब्स है ये, ठीक। 1 मिनट में बैटरी चेंज कर लूँ, 5 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, ठीक, 1 मिनट, चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये बताया कि मान लीजिए रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये क्या है, ये रिब्स है। रिब्स के नंबर पे मत जाइए, मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूं, है ना। है ना, ऐसे रिब्स होती हैं। अब बीच में ये येलो से दिखा रहा हूं जो मैं,
ध्यान से देखिएगा, ये जो हिस्सा है येलो से जो मैंने बनाया है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? स्टर्नम बोलते हैं। अब रिब्स के पीछे क्या होता है? तो रिब्स के पीछे होता है अब हम लोग का होता है लंग्स। एक लंग्स इधर है, एक लंग्स इधर है ना? लंग्स होता है। रिब्स के पीछे क्या होता है? लंग्स होता है। अब देखिए, अब क्या देखिए, नीचे की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। नीचे की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसे हम डायफ्राम बोलते हैं। लंग्स के पीछे क्या है? लंग्स के पीछे वर्टिबल कॉलम है। लंग्स के पीछे क्या है? वर्टिबल कॉलम है, यानी वर्टिब्री है। आगे क्या है? लंग्स के आगे क्या है? रिब्स है। लंग्स के आगे रिब्स है ना? और नीचे क्या है? नीचे ध्यान से देखिए, नीचे है डायफ्राम। नीचे डायफ्राम है। नीचे डायफ्राम है। नीचे डायफ्राम है ना? और लंग्स के ऊपर ये रिब्स हैं। लंग्स के ऊपर रिब्स हैं। ये रिब्स हैं लंग्स के ऊपर, है ना? ऐसे। अब देखिए, अब आप खुद सोचिए, जब जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? वॉल्यूम जब ये डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम, एक मिनट, डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम नीचे गया, ये नीचे आ गया, रिब्स थोड़ी सी ऊपर आ जाएंगी, रिब्स थोड़ी सी ऊपर आ जाएंगी, है ना? क्या होगा समझ रहे हैं ना आप? जब डायफ्राम नीचे जाएगा और रिब्स थोड़ी ऊपर आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी, तब क्या होगा? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, लंग के अंदर जो प्रेशर है, जिसको हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, वो प्रेशर कम हो जाएगा। वो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना? वो प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ा? जब डायफ्राम नीचे गया, जब डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम नीचे गया, रिब्स ऊपर आई, रिब्स ऊपर आई और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया, है ना? जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर और अंदर हमारे क्या है? लंग्स का प्रेशर। तो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा लगेगा और जो हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो कम लगेगा, है ना? कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है। अंदर का प्रेशर कम क्यों है? लंग्स का प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का जब वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन या एयर का जो प्रेशर है। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी गैसेस अपने हाई प्रेशर से, अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो हाई प्रेशर कहां है? एटमॉस्फेयर में। लो प्रेशर कहां है? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ चुका है। लंग्स का वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि डायफ्राम नीचे चला गया और जो ये रिब्स है ये ऊपर की तरफ आ गया। रिब्स ऊपर की तरफ आ गया, है ना? तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स के अंदर का प्रेशर घट गया। अब प्रेशर जैसे ही घटा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग्स के प्रेशर में प्रेशर का डिफरेंस आ गया। अब क्या होगा? जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स की तरफ मूव करेंगी। यानी कि जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, हमारे लंग्स की तरफ मूव करेगी। जैसे हमारे लंग्स में एयर आया, ठीक है, हमने सांस ले लिया, है ना? इसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन बोलेंगे या फिर इनहेलेशन बोलेंगे। तो हम सांस क्यों लेते हैं? अगर कोई आपसे पूछता है हम सांस क्यों लेते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, हम लोग सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है।
कैसे प्रेशर कम होता है? अच्छा, किसका प्रेशर है ये? गैसेस का प्रेशर है ना, जो हमारे लंग्स में जो गैसेस हैं उनकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रखा है लंग्स में। तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और लंग्स का जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है? लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है। लंग्स का प्रेशर कम हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का जो प्रेशर है, उस प्रेशर के बीच में और हमारे लंग्स के प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से जो गैसेस हैं वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं और हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है, क्योंकि हमारे लंग्स में क्या है? लो प्रेशर है ना। अच्छा, जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, किसी भी दो पॉइंट पे जो प्रेशर का डिफरेंस जो होता है, प्रेशर का डिफरेंस का मतलब कि किसी भी दो पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर है और हमारा लंग्स है, इसके बीच में प्रेशर का डिफरेंस था, है ना। इस डिफरेंस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इस डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर होगा? इतना क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, चलिए अभी मैं आपको कुछ ज्यादा सिखा नहीं रहा, मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और लंग्स के अंदर जब प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो गैसेस हैं, जो एयर है, जो गैसेस है, वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? अभी भी मैंने इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन नहीं बताया, अभी मैंने जस्ट समझाया। चलिए, इतना समझ आ गया? मतलब कि आपको मैंने बॉयल्स लॉ का मतलब समझा दिया, कैसे हमारा जो लंग्स है बॉयल्स लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के साथ ही तो खेल रहे हैं, और बॉयल्स लॉ इसी का तो रिलेशन बताता है कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारा लंग्स वर्क करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, एक चीज और बताना है मुझे। क्या बताना है? रिब्स के बीच में, रिब्स के बीच में, रिब्स के बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। रिब्स के बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये मसल आगे भी होती हैं और पीछे भी होती हैं। ये मसल आगे भी होती हैं और पीछे। जैसे मान लीजिए ये रिब्स है, ठीक है, तो रिब्स के आगे भी होंगी, यानी कि इधर भी होंगी और पीछे की तरफ भी होंगी, है ना। इस मसल को बोलते हैं हम लोग कॉस्टल मसल। इस मसल को क्या बोलते हैं हम लोग? इस मसल को क्या बोलते हैं अपन? इस मसल को बोलते हैं हम लोग कॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉस्टल मसल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? कॉस्टल मसल। जो बाहर की तरफ कॉस्टल मसल है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कॉस्टल मसल, ठीक है। और जो अंदर की तरफ है उसको हम क्या बोलेंगे? इनर कॉस्टल मसल, ठीक है। इनर इंटरकॉस्टल मसल, सॉरी कॉस्टल नहीं, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। पूरा नाम है इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल पूरा याद रखिएगा, इंटरकॉस्टल मसल। जो बाहर की तरफ है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और जो अंदर की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे इनर इंटरकॉस्टल मसल। शॉर्ट में लिख देता हूं ICM, इनर इंटरकॉस्टल मसल, है ना। मैंने क्या बोला? रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उस मसल को इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। अगर वो मसल आगे प्रेजेंट है, वैसे दो लेयर्स होती हैं उनकी, आगे और पीछे। आगे वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, पीछे वाले को बोलते हैं इनर इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए, अब हम सीखेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इसमें होता क्या है, क्यों हम सांस लेते हैं, क्यों हम सांस छोड़ते हैं, है ना। चलिए 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 स्टार्ट करें अपन। चलिए, इनहेलेशन पहला टॉपिक आएगा, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। इनहेलेशन, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, है ना। इसमें क्या होता है, अभी मैंने जो मैकेनिज्म बताया उसी को हम लिस्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें सांस लेना है, हमें सांस लेना है, सांस का क्या, सांस लेने का मतलब कि जो बाहर की जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, जो गैसेस हैं, उसको अपने अंदर लेना है, तो कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? क्योंकि भाई हमें पता है कि जो गैसेस है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो बाहर का प्रेशर हमें हाई रखना पड़ेगा। बाहर का तो प्रेशर फिक्स है, उसके साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।
अंदर वाला प्रेशर हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, अंदर वाले प्रेशर को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। कैसे कम करेंगे अंदर वाले प्रेशर को? अंदर वाले प्रेशर को हम कम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? वॉल्यूम इंक्रीज करके। हम क्या करेंगे, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। कैसे करेंगे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज? चलिए देखिए, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो रिब्स को आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना? रिब्स को आगे की तरफ मूव करना। ध्यान से देखिए, अब जब मैं सांस ले रहा हूं तो मेरा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है, ये हो रहा है। तो अगर हमें सांस लेना है, अगर हमें सांस लेना है, हमें इनहेलेशन करना है, तो हमें लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? जब रिब्स आगे की तरफ मूव करेगी, रिब्स मूव्स अपवर्ड, है ना? रिब्स आगे की तरफ मूव करेगी तभी हम सांस ले पाएंगे, क्योंकि तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। रिब्स आगे की तरफ कैसे मूव करेगी? तो याद रखिए, इस जो इंटरकॉस्टल मसल है, इसमें जो बाहर वाला इंटरकॉस्टल मसल है, वो खींचेगा रिब्स को, वो रिब्स को खींचेगा, रिब्स को खींचेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल 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 इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, है ना? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस टाइम क्या होगा, जो इनर इंटरकॉस्टल मसल है वो रिलैक्स रहेगा, उस पर ज्यादा उसका वो रोल नहीं है, वो अपना रिलैक्स रहेगा, है ना? तो यहां पे लिख दूं मैं, इनर इंटरकॉस्टल मसल, इनर इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, है ना? अब क्या है इनर और एक्सटर्नल, फिर से बता देता हूं बेटा, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए। रिब्स जो है उसके बीच में मसल्स होती हैं, तो रिब्स के आगे भी मसल्स होती हैं और पीछे भी मसल्स होती हैं, है ना? तो इन मसल को इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। जो आगे होती है रिब्स, जैसे मान लीजिए ये मसल्स हैं और बीच में रिब्स है, ऐसे जो खाली जगह वहां पे रिब्स प्रेजेंट है, तो रिब्स के जो आगे जो मसल है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स के जो पीछे जो मसल है उसको हम बोलेंगे इनर इंटरकॉस्टल मसल, है ना? आगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, पीछे पीछे इनर इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, अब रिब्स को ऊपर करना है, तो रिब्स को ऊपर करने के लिए ये वाली जो मसल है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये खींचेगी रिब्स को, ये खींचेगी खींचेगी खींचेगी, खींच गई, है ना? खींच गई ना, तो पीछे वाली रिलैक्स रहेगी। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना है, रिब्स को आगे की तरफ मूव करना है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इनर इंटरकॉस्टल मसल को रिलैक्स रखना पड़ेगा। ये जब हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रिब्स मूव्स अपवर्ड, रिब्स मूव्स अपवर्ड, रिब आगे की तरफ मूव कर जाएगी, है ना? रिब्स आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है बेटा, रिब्स मूव अपवर्ड, पहला पॉइंट। साथ ही साथ क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने का और तरीका क्या है, हम डायफ्राम को नीचे कर दें। डायफ्राम जैसे नीचे होगा, डायफ्राम नीचे जैसे ही होगा, वैसे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नीचे से लंग्स बढ़ जाएगा, है ना? है ना, नीचे से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, इतना हो गया। ये जैसे ही ये सब होगा, है ना, डायफ्राम, थोड़ा सही से लिख देता यार, मैं राइटिंग थोड़ा सा सही करना है मुझे। देखिए, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। ठीक, इन चारों चीजों से क्या हो जाएगा, इन चारों चीजों से क्या होगा, वॉल्यूम 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 इंक्रीजेस। इस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वैसे लंग्स का जो प्रेशर है, जिसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर,
ये प्रेशर, ये प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ये प्रेशर डिक्रीज हुआ, वैसे ही जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो हमारे लंग्स की तरफ आ जाएंगे, है ना। एयर कम्स इन लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे ही एयर आ गई तो बधाई हो, आपने सांस ले लिया, है ना, आपने सांस ले लिया। इतने स्टेप होते हैं आपके, इतने स्टेप्स होते हैं, ध्यान से देखिए। जो हम सांस लेते हैं उसमें इतने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, इनर इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, रिब्स मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, एयर कम्स लंग्स, ठीक है, ठीक है, एयर कम्स इन लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इतने सारे स्टेप्स हैं इसमें, ध्यान से देख लीजिए बेटा, इतने सारे स्टेप्स हैं इसमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इनर इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, रिब्स मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, एयर कम्स इन लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एयर लंग्स में आ जाएगा एटमॉस्फेयर से, और यहाँ पे हमारा इनहेलेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमने सांस ले लिया। अब सांस छोड़ना है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब उसमें क्या है, वॉल्यूम कम करना है, तो वॉल्यूम कम कौन करेगा, वॉल्यूम कम कौन करेगा, वॉल्यूम कम करने के लिए हमें रिब्स को पीछे खींचना है, तो पीछे खींचने के लिए क्या करेंगे हम, जो इनर इंटरकॉस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब्स को पीछे खींच के लाएगा। जैसे ही रिब्स की पीछे खींचेगा तो उस टाइम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स रहेगा, कह रहा है छोड़ो, खींच तो रहा है पीछे से, वो पीछे चला जाएगा आराम से, है ना, रिब्स पीछे चला गया, डायफ्राम जो नीचे था वो ऊपर जाने लगेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो रिब्स है, जो रिब्स है वो अंदर आएंगी, डायफ्राम ऊपर चला गया तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया, है ना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तब गैसेस जो हैं वो हमारे लंग्स से बाहर निकल जाएंगी, है ना। क्योंकि गैसेस का तो सिंपल सा फंडा है भाई, अपने हाई से लो, अपने हाई से लो, गैसेस का सिंपल फंडा है। वो कहते हैं भाई जहां ज्यादा है मैं वहां से नीचे की तरफ चली जाऊंगी, ठीक है, अपने हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, एक मिनट बेटा, इतना उतारिए आप लोग। ठीक है बेटा, इतना उतार लिया आपने, चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सपायरेशन, है ना, अब एक्सपायरेशन, सेम वही स्टेप लिखेंगे उसका अपोजिट करके। उसमें क्या हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहां पे रिलैक्स करेगा, तो मैं लिख दूं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, इनर इनर इंटरकॉस्टल मसल, इनर इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इनर इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद डायफ्राम, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड, ठीक है, रिब्स
मूव्स डाउनवर्ड यानी कि पीछे की तरफ, है ना, बैकवर्ड बोल लीजिए, अपवर्ड बैकवर्ड बोलिए। ठीक है, और क्या, इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज, और गैसेस जो हैं, गैसेस जो हैं हमारे लंग्स से बाहर निकल जाएंगी एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म होता है, ये सारे स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं ऐसे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। तो ये था एक्सपायरेशन। ध्यान से देखिए इसमें खेल किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का। हमें कभी वॉल्यूम को बढ़ाना है, कभी वॉल्यूम को घटाना है, और उससे प्रेशर पे इफेक्ट आएगा, और उस इफेक्ट से हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, बस इतना ही तो है। तो यही तो बॉयल्स लॉ बोलता है, यही तो बॉयल्स लॉ बोलता है कि एक फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर बोले तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। उसमें क्या होता है कि हम प्रेशर और वॉल्यूम के साथ खेलते हैं, कभी हमें प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते कैसे, वॉल्यूम को कम करके, और कभी प्रेशर को कम करते हैं, जब हमें सांस लेना होता तो प्रेशर को कम कर देते हैं, कैसे कम करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा के। तो यही तो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इतना क्लियर है, बॉयल्स लॉ समझ आया, ये मैकेनिज्म समझ आया। तो ये स्टेप बेटा बेटा याद रखिएगा आप लोग, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये था आपका इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, एक बार एनसीईआरटी की लाइनिंग देख लेते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी पे चलते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी का स्नैप ले लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ओके। चलिए देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, ठीक है, जो ब्रीथिंग है उसमें दो स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, पहला इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब इनहेलेशन, एक्सपायरेशन का मतलब एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन का मतलब सांस छोड़ना। ठीक है, इन इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारे अंदर आता है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एल्वलाई से हमारा जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव करता है ना। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। कह रहा है, ध्यान से देखिए कितनी प्यारी लाइन लिखा है इसने, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो ये एयर का या गैसेस का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है ना, कि और ये जो बोल रहा है कि जो मूवमेंट है ये किसके वजह से है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। लिखा है ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ एयर, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट, जो एयर का मूवमेंट है अंदर और बाहर, कहाँ, लंग्स में, ये किसके वजह से होता है, ये किसके वजह से होता है, ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी कि जो गैसेस अंदर आती है और बाहर जाती है, ये किसकी वजह से आता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब कि दो पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच में है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। इतना क्लियर हो गया। देखिए एनसीईआरटी पहला पॉइंट कितने प्यारे तरीके से समझाता है। एनसीईआरटी बोलता है कि ब्रीथिंग में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। और इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आती है, एक्सपायरेशन में वही एयर हमारे लंग्स से बाहर चली जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद बोला है कि एयर का अंदर आना और बाहर आना ये किसकी वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, जो कि एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में है ना।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, इंस्पिरेशन अकर इफ प्रेशर विद इन लंग्स। कह रहा है इंस्पिरेशन कब होगा, जब जब लंग्स का जो प्रेशर है, लंग्स का जो प्रेशर है जिसको हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, वो कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तभी तो एयर वहां से हमारे लंग्स के अंदर आएगी, क्योंकि एयर का सिंपल सा फंडा है, वो बोलते हैं मैं अपने हाई से लो की तरफ मूव करूंगी या करूंगा, है ना। अगर मान लीजिए अगर एयर लड़की है, क्योंकि वो दिखाएगा भाई लड़की है तो थोड़ा अपने लड़के वाली हरकतें दिखाएगा, वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगी कि मैं अपने हाई से लो की तरफ मूव करूंगी, बात खत्म, है ना। कहने का मतलब यह है कि हम इंस्पिरेशन या सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे जो लंग्स का जो प्रेशर है, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, वो कम हो जाता है किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नेगेटिव प्रेशर होता है ना, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कहने का मतलब कि प्रेशर कम हो गया, अल्टीमेटली बात ये है। सिमिलरली द एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि इसी प्रकार से एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, किसकी कौन से मसल की बात कर रहा है ये इंटरकॉस्टल मसल्स की बात कर रहा है, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। जो रिब्स के बाहर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इनर इंटरकॉस्टल मसल। तो डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड मसल, ये इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सांस लेने में और सांस छोड़ने में। मैंने बता दिया कौन कब मूव करेगा, कौन कब नहीं मूव करेगा, रिलैक्स करेगा, सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। कह रहा है कि ये जो मसल्स हैं, डायफ्राम हुआ चाहे इनर या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो हुए, ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। कैसे पे हेल्प करते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, जिससे जो थोरेसिक चैम्बर मतलब जहां पे आपका लंग्स है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोरेसिक चैम्बर। इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, देखिए ये शब्द समझिए, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। देखिए जैसे मान लीजिए ये रिब्स है, मान लीजिए कोई इंसान ऐसे खड़ा है ना, तो जब जो डायफ्राम होगा इधर पड़ जाएगा, मेरा डायफ्राम यहाँ पे है ना नीचे की तरफ, जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो डायफ्राम मेरा नीचे पड़ जाएगा। तो जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, तो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर ऊपर वाला हिस्सा, पोस्टीरियर नीचे वाला हिस्सा, है ना, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। देखिए यहाँ पे डायफ्राम नीचे मूव किया होगा, और जैसे मूव किया वैसे थोरेसिक चैम्बर का एंटीरियर पोस्टीरियर के हिसाब से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया होगा। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ किस डायरेक्शन में हुआ, किस वे में हुआ, एंटीरियर और पोस्टीरियर वे में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। ये एक्सिस मेरी क्या, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, इधर वाला ऊपर वाला हिस्सा एंटीरियर है, नीचे वाला हिस्सा पोस्टीरियर है, ठीक है, वही लिखा है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। देखिए क्या लिखा है, इंस्पिरेशन इज इंस्टिट्यूटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन यानी डायफ्राम जब नीचे जाएगा, ध्यान से देखिए मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक, ये मान लीजिए उसका लंग्स है और लंग्स का ग्रिप्स है ना, ऐसे खड़ा है ये, और ये डायफ्राम है। डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो ये वाला वॉल्यूम इंक्रीज, ये मान लीजिए एंटीरियर हिस्सा है और ये मान लीजिए पोस्टीरियर हिस्सा। तो जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो ये वाला वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये वाला वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर साइड का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या बढ़ेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना। किस एक्सिस पे, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पे। वही लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट द रिब्स। कह रहा है कि साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है, ये किसकी बात कर रहा है, इंस्पिरेशन की बात कर रहा है, कि वहां पे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा।
स्टर्नम इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का मतलब जो स्टर्नम है, स्टर्नम भी आगे की तरफ, ये जो चेस्ट बोन है, जब रिब्स ऊपर जाएगा तो चेस्ट बोन आगे की तरफ, रिब्स ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात स्टर्नम थोड़ा सा आगे बढ़ गया। स्टर्नम आगे बढ़ा तो एंटीरियर, एंटीरियर सॉरी डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल क्या है पीछे वाला और वेंट्रल क्या है आगे वाला, तो इनके बीच का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डायफ्राम जब मूव किया तो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब जब स्टर्नम मूव करेगा तो डॉर्सल, डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। याद याद रखिएगा बेटा ये चीज, ये यार बेटा याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं यहां पे। जब जब डायफ्राम मूव करेगा, डायफ्राम मूव करेगा तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। किस एक्सिस पे? एंटीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पे, है ना। जब रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेगा तो स्टर्नम भी आगे की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। तो स्टर्नम जब मूव करेगा इससे भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा किस किस एक्सिस पे होगा? तो याद रखिएगा ये होगा आपके डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस पे, डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डायफ्राम के मूव करने से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जो स्टर्नम के आगे बढ़ने से यानी कि रिब्स के ऊपर मूवमेंट से, अपवर्ड मूवमेंट से डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इसकी वजह से वही सारी बातें, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद जो लंग एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक्सपायरेशन का भी है सिमिलर प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए एक हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेता है और छोड़ता है। यानी कि हम ब्रीथिंग की बात करें, अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग में दो चीजें, इनहेलेशन यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना, है ना। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे ब्रीथिंग अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जैसे मान लीजिए सांस लिया और सांस छोड़ा एक, ठीक है, सांस लिया सांस छोड़ा एक, ठीक है। इसमें इंस्पिरेशन भी है और एक्सपिरेशन भी है, एक्सपायरेशन जैसे बोल रहे हैं आप लोग, है ना। तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन ये ब्रीथिंग हो गया। तो ऐसे 12 से 16 बार एक नॉर्मल या हेल्दी ह्यूमन सांस लेता है और सांस छोड़ता है ना, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। कितने? 12 से 16 बार। कब? 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर हम 12 से 16 टाइम्स ब्रीथिंग करते हैं, है ना। ये 12 से 16 ये नहीं है कि इसमें 12 अलग आपने इंस्पिरेशन किया और 12 अलग वो एक्सपायरेशन किया, नहीं। 12 हम कैलकुलेट जो कर रहे हैं उसमें इंस्पिरेशन भी है और एक्सपिरेशन भी है। 12 से 16 में इंस्पिरेशन भी है और एक्सपिरेशन भी है, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मैं बार बार इंस्पिरेशन बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, है ना। जैसे मान लीजिए कैलकुलेट 1 2, तो ऐसे करके 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। और इसको मेजर कौन करता है? तो याद रखिए एक डिवाइस है, उसका नाम है स्पायरोमीटर। उसका नाम क्या है? स्पायरोमीटर। उसका नाम क्या है? स्पायरोमीटर, जो एयर के वॉल्यूम को मेजर करता है। एयर के वॉल्यूम को मेजर कौन करता है? स्पायरोमीटर। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। लंग्स के फंक्शन के असेसमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है कि हमारा लंग्स सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए अब देखिए वही बता रखा है कि जब हमें सांस लेना है तो डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ मूव करेगा, रिब्स के ऊपर की तरफ मूव करेंगे, साथ ही साथ स्टर्नम भी उसके साथ मूव करेगा। जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। वही सारी बातें एनसीईआरटी ने डायग्राम वे में समझाया है। चलिए तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हमने सीखा इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का कैसे होता है इंस्पायरेशन और कैसे होता है एक्सपायरेशन, यानी कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया,
है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। वो स्टेप्स याद रखिएगा, जैसे जैसे आप स्टेप्स याद रखेंगे वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ये याद रखिएगा डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज होता है और स्टर्नम के अपवर्ड मूवमेंट से कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज होता है और किस एक्सिस पे होता है, ये याद रखिएगा। वॉल्यूम नहीं, किस एक्सिस पे याद होता है, किस एक्सिस पे मतलब कि वॉल्यूम बढ़ता है वो याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।